जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर अगेन हमारा प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास में सेकंड क्लास है। ये बेसिकली सेकंड सिमुलेशन होगी हमारी कि एक ही सिटिंग में हमने 3 घंटे का पेपर, 3.25 घंटे का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है उसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो आपके लिए एक ही सिटिंग में मल्टीपल टॉपिक्स को एड्रेस करना कोई मुश्किल टास्क ना रहे। ठीक है, इससे पहले हमारी क्लास 1 हो चुकी है, आज हमारी क्लास 2 है। आज के इस क्लास में जो पेपर हमने सेलेक्ट किया है वो है लेटेस्ट पेपर स्प्रिंग 24 का। ठीक है, इससे ना सिर्फ ये कि आप इस क्लास से ये सीखेंगे कि आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, बल्कि आपकी इवैल्यूएशन भी होगी कि आप इस वक्त किस लेवल पे खड़े हैं। और तीसरा, इसमें जो कंसेप्ट्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे वक्तन फवक्तन। ठीक है, और क्लास के एंड पे थोड़ा सा टाइम हम रखेंगे कि इस पेपर में डिस्कस होने वाले कंसेप्ट्स के अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर लें। ठीक है, तो इस क्लास के लिए ज़रूरी है कि आप सबके सामने स्प्रिंग 24 कैफेट का पेपर मौजूद हो। क्लास में कोई स्टूडेंट जिसके पास ये पेपर नहीं है, सबके पास है, शाबाश। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए भी ये लाजमी है कि पेपर आपके पास हार्ड फॉर्म में मौजूद हो। ठीक है, हार्ड फॉर्म में हम प्रैक्टिस करेंगे। हार्ड फॉर्म अगर पेपर नहीं है तो लेक्चर को यहाँ पे पॉज कीजिए, पहले पेपर डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाइए और उसके बाद फिर आगे आपने पार्टिसिपेशन करनी है। अब आते हैं वापस, आप सबके सामने पेपर मौजूद है। अब आपको मैं टाइम दे रहा हूं, रीडिंग टाइम। अब आपने अज्यूम करना है इस वक्त आप आई कैप हॉल में बैठे हैं, पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, रीडिंग टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। और क्या करना है, पिछली क्लास में क्या सिखाया था? रीडिंग चैप्टर नंबर आपने लिखना है। अच्छा, एक काम करना है आपने, अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ आपका, अभी चैप्टर नंबर लिखना है और अभी का टाइम नोट कर लीजिए। और फिर जब आप चैप्टर नंबर सारे क्वेश्चंस के लिख चुके तो उसके बाद टाइम नोट करना है और आपने मुझे बताना है हर स्टूडेंट ने कि कितने टाइम में उसने सारे क्वेश्चंस के चैप्टर नंबर लिख लिए। क्लियर है? मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या 15 मिनट के अंदर हम हर क्वेश्चन के चैप्टर नंबर लिखने के काबिल हैं या नहीं है। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। स्टार्ट कीजिए जी, पॉज कीजिए जी। चलिए, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 5 मिनट या उससे कम वक्त में चैप्टर नंबर मार्क कर लिए? मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। और कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 5 से ज्यादा और 10 मिनट से कम टाइम लगा? कम स्टूडेंट। और कितने स्टूडेंट्स को 10 से 15 मिनट का टाइम लगा? कोई भी। इसका मतलब है ज्यादातर स्टूडेंट्स तकरीबन 5 मिनट में रिक्वायरमेंट पर। याद रखिए, इसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ रिक्वायरमेंट से। आप हैरान हो रहे होंगे कि 5 मिनट में 10 मिनट में पेपर नहीं पढ़ा जाता, तो 5 मिनट में पढ़ के चैप्टर भी कैसे डिसाइड कर लिया, वो इसलिए कि मैंने आपको ये बताया था सिर्फ रिक्वायरमेंट से आपने अंदाजा लगाना है। रिक्वायरमेंट से, रिक्वायरमेंट ही बताती है ना कि कौन सा कंसेप्ट टेस्ट हो रहा है। एक सिचुएशन डिफरेंट टॉपिक्स में टेस्ट हो सकती है, तो रिक्वायरमेंट से पता चलता है टॉपिक का। हाँ, अगर किसी रिक्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज ना हो जिससे इंडिकेशन मिल रही हो, जैसे वो सिर्फ इतना लिख दे रिक्वायरमेंट में, व्हाट शैल बी आर्टर्स कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस सिचुएशन, तो आपको नहीं पता चल सकता। ऐसी सिचुएशन में आपने फिर रिक्वायरमेंट उसको, उस क्वेश्चन को छोड़ देना। तो ये हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे अब। लेकिन ये आप इस वक्त कंफर्टेबल फेज में है। एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना तो स्ट्रेस का लेवल आपका हाई होगा। इस वक्त आपका स्ट्रेस का लेवल लो है। ठीक है, कोई स्ट्रेस आप फील नहीं कर रहे। एग्जाम में ज्यादा होगा तो मे बी आपको अगर यहाँ पे 4 मिनट लगे हैं, एग्जाम में 6-7 मिनट लगे, 8 मिनट लगे। तो कंक्लूजन हम इस पे आते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट 10 मिनट एग्जाम में 10 मिनट या उससे कम वक्त में चैप्टर नंबर हर क्वेश्चन के साथ लिख लेंगे। इस कंक्लूजन से एग्री करते हैं? इसके बाद अब हमारा 5-6 मिनट जो बाकी रह जाएंगे वो हमने वेस्ट नहीं करने। हम टीचर्स आपको असूल ये बताते हैं जो बिल्कुल सही असूल है कि एग्जाम में पहले इजी वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होता है कि आप कहते हैं अच्छा 20-25 नंबर मिल गए, बाकी 75 नंबर का पेपर है, इसमें से मैंने 25-30 नंबर लेने हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन। लेकिन अब बाकी चूंकि इजी क्वेश्चन होते हैं हमारे नॉर्मली रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन रटे वाले, जो आपने नोट किया होगा कि वो अमूमी तौर पे एंड में देता है। झटके पहले दे दिए उसने बड़े बड़े, और फिर इजी जो था उसने वो क्वेश्चन एंड में रखे।
बहरहाल हमने आइडेंटिफाई तो देखते ही पता चल जाता है हमें कौन सा रिप्रोडक्शन क्वेश्चन है। असूली तौर पे इजी क्वेश्चन पहले करना है, इजी क्वेश्चन का मतलब रिप्रोडक्शन क्वेश्चन उम्मीद तौर पे स्टूडेंट्स के लिए इजी साबित होता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी हमें आंसर शीट नहीं मिली, अब हम उसके ऊपर लिख नहीं सकते। तो आपने क्या करना है, ये 5-6 मिनट जाया ना हो, इसके लिए आपने कोई एक केस स्टडी पकड़ लेनी है जो आपको, जिसके ऊपर आपकी ग्रिप हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी कंपैरेटिवली इजी लगती है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर मेरी ग्रिप होगी। ठीक है, तो मैंने इसमें कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी पकड़ ली। आप कोई भी रिपोर्ट की केस स्टडी भी पकड़ सकते हैं, रिस्क की केस स्टडी भी पकड़ सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, कोई एक केस स्टडी। चलिए, लेकिन आगे चलने से पहले मैं ये भी देखना चाह रहा हूं हमारी इवैल्यूएशन ठीक है कि नहीं। फटाफट मैं पूछता जाऊंगा, आपने बोलते जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 19, कितने स्टूडेंट्स ने 19 लिखा है? हाथ उठाइए, शाबाश। 19 के अलावा अगर किसने कोई और चैप्टर लिखा है तो हाथ उठाइए। अब मैं एक्सेप्शन रिपोर्टिंग पूछा करूंगा, यानी जिसने गलत किया उससे पूछा करूंगा, हाथ उठाए। नंबर लिखना लाजमी नहीं है, नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे नाम को वो डिस्करेज करते हैं। बाज़ औक़ात कुछ मैंने बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में, कुछ इन्विजिलेटर ऐसे होते हैं वो उसके ऊपर पेपर के ऊपर ज्यादा चीजें लिखी हो ना तो वो मना करते हैं उससे। तो इसलिए अगर आप नंबर लिख देंगे उससे कोई किसी को हिंट नहीं मिलेगा कि आपने क्या लिखा है, या किसी कीवर्ड्स को अंडरलाइन बिल्कुल वो भी कर दे, कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन कर दें, साथ में चैप्टर नंबर भी लिख दें तो बेहतर है। इससे बाद में आपका गलती का चांस कम होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ कीवर्ड लिख लेते हैं वो भी ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग है, सिर्फ कीवर्ड से आपको पता चल जाता है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर से पता चल जाता है, तो ठीक है, लिखना जरूरी, लेकिन लिख लें तो बेहतर है। अंडरलाइनिंग भी कर लें कीवर्ड्स को रिक्वायरमेंट के अंदर साथ ही साथ, और चैप्टर नंबर भी लिख लें। 2A और 2B, अच्छा ये दोनों इकट्ठे एक ही क्वेश्चन है। अच्छा, और ये कौन से वाला है? चैप्टर 7 के अलावा किसने कुछ और लिखा हो? किसने नहीं लिखा, शाबाश। और इसमें आपने अंडरलाइन किसको किया होगा? कोड ऑफ एथिक्स को, और साथ ही साथ एंड का लफ्ज मैंने आपको बोला ना, क्यों? क्योंकि एंड के बाद दूसरी रिक्वायरमेंट शुरू हो रही होती है। ठीक है, पार्ट इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस को भी अंडरलाइन करना है, एंड और फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस। सेफगार्ड नहीं लिखने हैं, बिल्कुल नहीं, शाबाश। 2 का C पार्ट 6, चैप्टर नंबर 6 है। किसी स्टूडेंट के ख्याल में 6 के अलावा कोई और चैप्टर? गुड, नंबरिंग इसका मतलब ठीक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑडिट प्रोसीजर पूछ रहा है। मेरे जहन में इसको पढ़ के जो प्रोविजनल आया, जो पहला वो आया सब्सटेंटिव प्रोसीजर का चैप्टर 11। कितने स्टूडेंट्स ने चैप्टर 11 लिखा है? चैप्टर, शाबाश, बिल्कुल। और कितने स्टूडेंट्स ने चैप्टर 4 लिखा है? चैप्टर 4 कैसे लिख लिया आपने? इसमें नहीं आ दोनों रहे हैं, लेकिन चैप्टर 4 आपको कंफर्म तब होता है जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट मैंने सिर्फ आपको पढ़ने का बोला है, डिसीजन सही है, लेकिन जो अप्रोच मैंने आपको सिखाई है उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट के लिहाज से चैप्टर 11 है। हालांकि चैप्टर 4 है इसमें असल में, लेकिन वो जब तक आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको कैसे पता चला, मुझे ये बताइए। इंपैक्ट ऑफ नोटिस इशूड, हाँ, तो नोटिस में क्या इंपैक्ट है ये कैसे पता चला गोइंग कंसर्न का इंपैक्ट है? इसलिए कि आपने पहले ये क्वेश्चन किया होगा। ये फर्क होता है, ये फर्क होता है, और पहले पता होता है चाहे नोटिस है गोइंग कंसर्न का है। एग्जाम में टाइम, हाँ जी बिल्कुल, ये मैंने बताया आपको, क्लासरूम प्रैक्टिस का और एग्जाम की प्रैक्टिस का ये फर्क होता है। तो बहरहाल इनिशियली यहाँ पे चैप्टर 11 है, बाद में जब कंप्लीट केस स्टडी करने लगूंगा हो सकता है 2-3 क्वेश्चंस में मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए कि ये इशू इधर डिस्कस होता है, इस चैप्टर में भी होता है, ये असल में इस चैप्टर का क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा कि ऑडिट रिपोर्ट का जब क्वेश्चन चैप्टर 4-20 में भी, सब्सिक्वेंट इवेंट में भी इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछ लेता होता है, प्रोसीजर पूछ लेता होता है। तो इसे हो सकता है इनिशियली मैं समझ रहा हूं चैप्टर 4 का क्वेश्चन, बाद में चैप्टर 20 का निकले। ये 2-3 जगहों पे ऐसे होता है कि मिलती जुलती चीजें जो है वो टेस्ट हो रही है डिफरेंट चैप्टर में, तो उसमें हो सकता है आपका फाइनल ओपिनियन डिफरेंट हो। फिलहाल जो मेरा ओपिनियन इस चैप्टर का चैप्टर 11, और हमारा जो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहा है इस क्वेश्चन को, उसको भी चैप्टर 11 के ऊपर जाना चाहिए इसको पढ़ के। क्वेश्चन 4 चैप्टर 10 अंडरस्टैंडिंग। कितने स्टूडेंट्स हैं चैप्टर 10 के अलावा कोई और चैप्टर, कोई और चैप्टर लिखा है? एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, कोई और? कौन सा चैप्टर आपने लिखा? आपको क्या, कहां से पता चला कि ये 6 से रिलेट कर रहा है? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से। लेकिन वो तो उसने आपको हेडिंग्स बताई हुई है कि इन हेडिंग्स में आपने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने की बात कर रहा है, और ये हमारा चैप्टर 10 का टाइटल ही यही है,
ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, जिसमें हमें बताता है कि हमने किन किन मैटर्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। चैप्टर 10 5A चैप्टर कितने स्टूडेंट्स ने 18 के अलावा लिखा है कुछ? 14 लिखा है, कंफर्मेशन तो नहीं है इसमें। 14 कैसे है? अच्छा, ये चैप्टर नंबरिंग हम अपनी जो बुक है इंस्ट्रक्टर बुक की बेस पे कर रहे हैं, क्या आपकी बुक की बेस पे नहीं कर रहे? ऑडिट एक्सपर्ट यूजिंग द वर्क ऑफ अदर में आता है। ऑडिट एक्सपर्ट यूजिंग द वर्क ऑफ, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, तो वो चैप्टर 18 है, 14 नहीं। कंसेप्ट पे सही पहुंचे आपने, लेकिन हाँ चलिए, बहरहाल चैप्टर नंबर जैसे मैं लिखना वो बताया वो लिखना लाजमी नहीं है, आप सही कंसेप्ट के ऊपर पहुंच गए, ये भी ठीक है। बी चैप्टर 23 कैसे पता चला 23? क्वालिटी। किसने 23 के अलावा लिखा हो? 6 क्वेश्चन नंबर 6 इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, हाँ जी, ऑडिट रिपोर्टिंग के बारे में पूछा, चैप्टर 4। लेकिन याद रखे चैप्टर 4 के अलावा ये हो सकता है किसी और चैप्टर से भी रिलेट कर, क्योंकि आपको पता है इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट डिफरेंट टॉपिक्स में उसने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चैप्टर 4 के अलावा चैप्टर 10 के क्वेश्चन में भी है। ठीक है, प्रोसीजर भी पूछ लेता है, साथ में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी पूछ लेता है, जैसे 20 में मैंने बताया उसमें भी है। ठीक है, जो है रिलेटेड पार्टी में भी है, बिल्कुल। तो लेकिन इनिशियली ये चैप्टर 4 है हमारा। 7 क्वेश्चन 7 पार्ट ए कंट्रोल्स की बात कर रहा है चैप्टर। किसने 12 के अलावा कुछ और लिखा हो? अच्छा, लेकिन याद रखें 13 जो है ना आईटी वाला चैप्टर, उसकी केस स्टडी भी चैप्टर 12 कंट्रोल्स वाली केस स्टडी से मिलती जुलती होती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि जब वो आईटी वाली केस स्टडी बनाता है तो उसमें जो सिस्टम बनाएगा या जो कंट्रोल्स आपको बताएगा वो कंप्यूटर को यूज करते हुए बनाएगा, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की बात करेगा उसमें। तो ये इनिशियली अब हमारा कंट्रोल चैप्टर 12 है। और 7 का पार्ट भी रिलेटेड पार्टी। ठीक है, चैप्टर 17 ये लेटेस्ट एडिशन के मुताबिक, वरना हो सकता है आपके पास अगर पुराना एडिशन है तो चैप्टर कुछ और हो, 16 हो उसमें। 7 का पार्ट भी ये रिलेटेड पार्टी वाला चैप्टर है, चैप्टर 17 लेटेस्ट एडिशन। 8 का पार्ट ए 14 शाबाश। बी 21 ग्रेट। सी 8C 16 बेहतरीन। और डी 8। ठीक है, अब देखिए तकरीबन 18 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है जो हमारा बिल्कुल इजी है, ये इजीएस्ट क्वेश्चन प्रोबेबली है हमारा इस पूरे पेपर में। असूली तौर पे पहले तो हमें यही करना चाहिए, लेकिन चूंकि सारी मार्किंग करने के बाद अभी हमारे पास टाइम है और हम कोई रिप्रोडक्शन क्वेश्चन करना चाहे भी नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना है, कोई केस स्टडी उठानी है। कौन सी वाली केस स्टडी उठाएं आपके ख्याल में? कोई भी एक, फर्क कोई नहीं पड़ता ऐसे, कोई भी आप एक केस स्टडी अपनी मर्जी के मुताबिक, ताकि वो जो 5 मिनट है उस केस स्टडी को रीड करने में, एनालाइज करने में और उस एक केस स्टडी को प्लान करने में गुजरे। ठीक है, और असूल याद रखिएगा, एक केस स्टडी को जब आपने पकड़ना है ना, उसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आगे जाना है। ये नहीं करना कि आधी केस स्टडी को भी सॉल्व पढ़ अभी लिया, अटेम्प्ट आधे घंटे बाद कर लेंगे, पढ़ अभी लिया, आधी केस स्टडी पार्ट ए भी कर लिया, पार्ट बी 2 क्वेश्चन करने के बाद करेंगे, ऐसा नहीं करना, क्योंकि तब तक केस स्टडी के सारे फैक्ट्स आपके जहन से गायब हो चुके होंगे, आपको दोबारा केस स्टडी पढ़ना पड़ेगी। तो एक दफा जो केस स्टडी आपने उठा ली, सेलेक्ट कर ली, पढ़ना शुरू कर दिया ना, अब जब तक कंप्लीट नहीं होगी आपने आगे नहीं जाना। ये असूल सुनने केस स्टडी का एग्जाम में, एक केस स्टडी की जब आपने पहली लाइन एक दफा पढ़ ली, तो जब तक उसको कंप्लीट सॉल्व नहीं कर लेना आगे नहीं जाना। ये बात क्लियर? नहीं आती तो जो भी आपने उसका ऊंच नीच करनी है, जजमेंट अप्लाई करनी है, तीर तुक्का चलाना है ना, वो भी अभी चलाना है, क्योंकि अभी का फौरी तौर पे जो केस जैसे होता है ना, हमने पढ़ा था ऑडिट में, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर के फौरन बाद प्रिपेयर करें, वो ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा क्वालिटी की होती हैं। तो वो केस स्टडी जो आपने फौरी तौर पर रीडिंग करने के बाद अटेम्प्ट की हो ना, उसकी क्वालिटी ज्यादा होगी, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा, बजाय इसके कि केस स्टडी अभी पढ़ी और आधे घंटे बाद उसको अटेम्प्ट किया, उसमें क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। क्योंकि 2 होते हैं ना, ये ऐसी है जैसे 3-4 कहानियां पढ़ रहे हो, छोटी छोटी कहानी होती है, 3-4 कहानियां पढ़ रहे हो, फिर आपसे पूछा जाए भाई ये वाला कैरेक्टर किस स्टोरी में आया था, आप नहीं बता सकेंगे, मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए एक केस स्टडी पढ़ के उसको पहले खत्म करना, फिर आगे चलना। अब आती है हमारी केस स्टडी की बात। ये है क्वेश्चन 2, इसको भी डिस्कस करते हैं हम।
और आपको पता है आप केस स्टडी में खास तौर पे और बाकी जो क्वेश्चन है इनको अटेम्प्ट करते हुए मैंने क्या बोला हुआ है, सबसे अहम चीज क्या है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, रिक्वायरमेंट। याद रखिए जो ऊपर 8-10 लाइंस है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये जरा सेल ला दीजिएगा पैर में, है गोटी है इनको सेल वेक। ये जो ऊपर 8-10 लाइंस हैं ये इतनी अहम नहीं है, ये इसको समझना ज्यादा जरूरी है। क्या कह रहा है, एनालाइज अबव सिचुएशन द लाइट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ ICAP's कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट्स। मैं क्या करूंगा, अंडरलाइन करूंगा कोड ऑफ एथिक्स को, मैं अंडरलाइन करूंगा लफ्ज ये सॉरी एनालाइज को अंडरलाइन करूंगा, कोड ऑफ एथिक्स को अंडरलाइन करूंगा, फिर एंड सिग्निफिकेंस इसको अंडरलाइन करूंगा। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स से मुझे क्या पता चला, कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है, और एनालाइज और सिग्निफिकेंस से क्या पता चला, मैंने एनालाइज भी करना है, सिग्निफिकेंस भी बतानी है। एनालाइज का मतलब क्या होता है, जब कोई भी हमें कहता है वैल्यूएट करें या वर्ड यूज करते हैं एनालाइज करें, वैल्यूएट करें, एनालाइज करें, इसका मतलब क्या होता है, इश्यूज बताइए इसमें क्या क्या हैं, इश्यूज बताइए, आइडेंटिफाई करें इसमें मसले क्या क्या हैं, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है। एनालाइज या वैल्यूएट करने का मतलब ये होता है। और फिर इसके बाद इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस का मतलब क्या, अब पता है कोड ऑफ एथिक्स है तो उसमें सिग्निफिकेंस तो होती है, सिग्निफिकेंस में हम क्या करते हैं, बेसिकली फैक्टर्स लिखते हैं जिन पे थ्रेट डिपेंड करता है। अच्छा मुझे ये बताइए, एनालाइज अबव सिचुएशन में हम वो जो भी मसला होगा, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप है, उसमें गिफ्ट का इशू आ सकता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो भी आ सकता है, हम उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करेंगे, उस सिचुएशन के थ्रेट्स लिखेंगे, और $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या एनालाइज द इवैल्यूएट द सिचुएशन के अंदर थ्रेट की एक्सप्लेनेशन देंगे कि नहीं, शाबाश, मार्क्स ज्यादा हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमें थ्रेट की एक्सप्लेनेशन भी, और क्या ये थ्रेट की एक्सप्लेनेशन सिखाई हुई है आपको, हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। अब आते हैं पहला क्वेश्चन, पार्ट ए एंड कंपनी चार्ट। याद रखे मेरा बड़ा रिस्क ये नहीं है कि आप इसमें कोई गलती करेंगे, मेरा बड़ा रिस्क ये आप इसमें गलती करेंगे। इसमें आप इसको 2 दफा पढ़ें, 3 दफा पढ़ें, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये पक्के हो जाएं। फिर मैंने अपनी एजुकेशन जो स्टूडेंट लाइफ थी उसमें कुछ गलतियां की हुई हैं, बड़ी गलतियां जो है ना वो ये थी कि मैंने रिक्वायरमेंट्स को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा, या क्वेश्चन के अंदर बाज़ बात कुछ डेट्स और नंबर यूज हुए थे, वो डेट्स या नंबर मैंने सही तरीके से रीड नहीं कर सका। तो A and company chartered accountant recently received an invitation to audit Polka Limited, a listed company. An examination of PL's shareholding structure revealed that a not-for-profit trust owns 3% of PL's shares. Azhar, a partner of the firm, serve as an independent trustee on this trust audit committee. अच्छा, ये कुछ वर्ड है जो रूटीन से हटके हैं, ये आपको प्रॉब्लम करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट, ट्रस्ट, ट्रस्टी, ठीक है, ऑडिट कमेटी, ये अमूमी तौर पे अल्फाज रूटीन के क्वेश्चन में यूज नहीं होते, लेकिन इनसे फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। एग्जाम में हो सकता है वो ऐसे अल्फाज टेक्निकल यूज करे जो आप इतने फेमिलियर उसके साथ ना हो, लेकिन याद रखें आपने अल्फाज के ऊपर नहीं जाना। बाज़ औक़ात किसी लफ्ज की समझ नहीं भी आती ना, कंटेक्स्ट से पता चल जाता है इसका मतलब क्या होगा। अब जरा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइम रीडिंग में तो हमें कोई समझ नहीं आई ये कौन सी सिचुएशन है। हमें पता चला एक फर्म है ए लिमिटेड, उसे ऑफर मिली है एक क्लाइंट के लिए। आपको याद होगा वो मैंने आपको कहता होता था ये कोड ऑफ एथिक्स में और इसमें हमने स्ट्रक्चर बना लें, तो अगर स्ट्रक्चर सा बना लें हम, ये फर्म है, ये क्लाइंट है, और ये एक ट्रस्ट है जिसने हमारे क्लाइंट के शेयर्स बाय किए हैं, ट्रस्ट, और इसने 3% शेयर्स बाय किए हैं, ठीक है। और है क्या बेसिकली, फर्म का एक पार्टनर ट्रस्ट में चला रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर के पास डायरेक्टली क्लाइंट के इंटरेस्ट नहीं, शेयर नहीं है, लेकिन पार्टनर का इंटरेस्ट जिस कंपनी में है उसके शेयर्स हैं।
तो ये डायरेक्टली इंटरेस्ट तो नहीं है, ये क्या हुआ, इनडायरेक्टली इंटरेस्ट। बताइए क्या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट से थ्रेट राइज हो सकता है? ये मेन कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन इसमें एक ये और इससे भी बड़ा पॉइंट जो उसने टेस्ट किया है ना दोनों पार्ट्स में, वो ये कि क्या, अब ये गौर से सुनिएगा और ये अहम चीज है, इसको याद रखना है, लिख लीजिएगा, क्या थ्रेट सिर्फ हमारी एंगेजमेंट टीम का कोई इंटरेस्ट हो तब अराइज होता है कि एंगेजमेंट टीम के अलावा अदर एम्प्लॉयज जो फर्म के हैं उनकी वजह से भी थ्रेट अराइज हो सकता है? $1 मिलियन क्वेश्चन, बताइए। भूल गए, अब देखा वही बात बार बार मैं कहता था, वो कंपनीज एक्ट कहता है कि सिर्फ पार्टनर को कंसीडर करना है, कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? सबको करना है कंसीडर, ठीक है। तो इसमें याद रखिए अदर एम्प्लॉय, एंगेजमेंट टीम के अलावा अदर एम्प्लॉयज की वजह से भी थ्रेट राइज हो सकता है। इस लाइन को कहीं लिख ले। ऑडिट फर्म में होंगे, बिल्कुल वही कह रहा हूं, ऑडिट फर्म के अंदर एंगेजमेंट टीम के अलावा अदर भी वो हो सकता है, चाहे वो हमारे ऑडिट का हिस्सा ना हो लेकिन वो हमारी टीम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि नहीं। आप भी टीम का ऑडिट कर रहे हैं, मैं उसमें शामिल नहीं हूं, लेकिन मैं आपको कह दूं यार वो मेरा भाई है उधर, जरा उसका ध्यान रखिए, ऐसे इन्फ्लुएंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। इसीलिए ये चीज आपने याद रखनी है। कुछ स्टूडेंट का ये कंसेप्ट होता है, आईकैप ने इसी कंसेप्ट को यहां पे तोड़ा कि वो कहते हैं सिर्फ एंगेजमेंट टीम की वजह से थ्रेट राइज होगा, टीम के अलावा अगर फर्म का कोई बंदे का कोई जानने वाला है ना, थ्रेट राइज नहीं होता। कोड ऑफ एथिक्स कहता होता है, कंपनीज एक्ट में नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ हमारे पार्टनर्स को अमूमी तौर पे वो कवर करता है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में होता है। डन जी। तो अब इसने आप नोट कीजिए, यहां पे उसने लिखा हुआ है ए पार्टनर एट द फर्म, एंगेजमेंट पार्टनर नहीं लिखा, यानी कोई और पार्टनर है। एंगेजमेंट पार्टनर होता तो एंगेजमेंट पार्टनर लिखता, ठीक है। ए पार्टनर, तो इसका मतलब है ये प्रोबेबली कोई और पार्टनर है। क्या इसकी वजह से थ्रेट राइज होगा? बिल्कुल होगा। अब बताइए कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ इंटरेस्ट। अच्छा साबित करें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है। हाँ जी, क्योंकि इसका इंटरेस्ट है इनडायरेक्ट क्रिएट होता है, इसका इंटरेस्ट है ट्रस्ट में, और ट्रस्ट ने शेयर्स बाय किए हुए हैं, तो क्लाइंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगी इस ट्रस्ट को जिसमें कि वो डायरेक्टर है। यानी आपने इस इनडायरेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है, वाया ट्रस्ट एक्सप्लेन करना है, डायरेक्ट नहीं करना क्योंकि इनडायरेक्ट है। क्लियर? दूसरी चीज सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस किन चीजों पे डिपेंड करती है आपके ख्याल में? अब इस सिचुएशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको एक एक करके बता दीजिए। मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, या इसे स्पेसिफिकली कह लीजिए, स्पेसिफिक कर देना केस के मुताबिक के सिग्निफिकेंस ऑफ शेयर होल्डिंग इन ऑफ ट्रस्ट इन पोल का स्पेसिफिक कर दिया, और नेचर ऑफ रिलेशनशिप किसका बिटवीन ट्रस्ट एंड पोलका लिमिटेड, नेचर ऑफ ट्रस्ट बिटवीन, या इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रस्ट इन क्लाइंट, ठीक है, ये भी एक रेलिवेंट फैक्टर। और रोल ऑफ इंडिविजुअल, ये ज्यादा अहम है कि वो जो हमारा पार्टनर है ट्रस्ट के अंदर उसका क्या रोल है, ठीक है। रोल या पोजीशन एक ही बात है, ये एक ही फैक्टर है, इसको दो नहीं करना। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है जी। और की पॉइंट? हाँ, ट्रस्ट में रोल बता रहे हैं हम, और ट्रस्ट का चूंकि शेयर होल्डिंग की वजह से इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। अब मुझे ये बताइए, इनका स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है, सर रोल तो इधर है, इधर तो नहीं है, तो टीम मेंबर का जो इधर रोल है वो इस थ्रेट को कैसे इफेक्ट कर सकता है? क्योंकि इनडायरेक्टली ट्रस्ट की शेयर होल्डिंग इस क्लाइंट में है, ठीक है। तो वो इसकी डिसीजन मेकिंग जो यहां पे हो रही होगी, जो भी इसके डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी तो वो पार्टनर शामिल होगा, और वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। क्लियर? तो वो पार्टनर इंटरेस्ट डिस्कस कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद फाइनल डिसीजन दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं, अमूमी तौर पे हम लिखते नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं
आपके ख्याल में इस गिवन इंफॉर्मेशन में ये जो सिग्निफिकेंस है ये हाई है या लो है? किस वजह से लो है? इनडायरेक्ट की वजह से, शाबाश। और एक और कोई रीजन बता सकते हैं ढूंढने की कोशिश? 3%, शाबाश, ठीक है। वो इमटेरियल, वैसे तो ये डिपेंड करता है उसके टोटल उनके साइज के ऊपर, प्राइस के ऊपर, लेकिन बजाहिर ये इमटेरियल है, इसलिए सिग्निफिकेंस लो। क्लियर? आगे चलते हैं बी की तरफ भी। हाँ 8 नंबर, इसमें इसके अंदर एक ही थ्रेट, तो एक ही सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ही अराइज होता है। हाँ ये है कि आपको पता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इफेक्ट होते हैं क्योंकि प्रिंसिपल्स को इफेक्ट करते हैं, तो आप सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट थ्रू ऑब्जेक्टिविटी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल को भी डिस्कस कर दें। लेकिन इसमें थ्रेट इतनी और सिग्निफिकेंस भी इतनी है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये कोई 5 या 6 नंबर होने चाहिए थे इस क्वेश्चन के, 8 नंबर ज्यादा है। लेकिन अगर आप आई कैप का सोल्यूशन देखेंगे ना, इंटरेस्टिंगली वो उसने शॉर्ट ही किया हुआ है, यानी पार्ट ए का सोल्यूशन और पार्ट बी का सोल्यूशन तकरीबन सेम ही है, ठीक है। तो थ्रेट तो इतने ही राइज होते हैं। आपको पता है कभी कभी का दुका क्वेश्चन में वैसे कर लेता है, मार्क्स को जरूरत से ज्यादा एलोकेट कर, इसमें फिर हमने एक्सप्लेनेशन देनी होती है, तो इसमें हम थ्रेट की एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, और जो फैक्टर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन। एक थ्रेट है, 2 या 3 हमने फैक्टर्स डिस्कस, 3 फैक्टर डिस्कस कर लिए थे हमने, और एक एंड पे हमने कंक्लूजन भी अपनी जजमेंट की बेस पे बता दिया। तो ये 3, 4, 5 चीजें हमने डिस्कस कर ली, तो इसीलिए मेरा ख्याल है 5 ही इसके मार्क्स होने चाहिए थे। लेकिन बहरहाल आई कैप ने इसमें 8 दिया है, प्रोबेबली हो सकता है जो थ्रेट है उसको वो 2 नंबर एलोकेट कर दे, ठीक है। और दरमियान में इसी तरह सिग्निफिकेंस के किसी फैक्टर को भी उसने 1.5 नंबर के साथ एलोकेशन की। जी, इसमें फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो रहा है, स्टूडेंट का क्या? नहीं, ये शेयर उसने खुद नहीं किए हुए, वो इस मैनेजमेंट में है, इसमें। हाँ लेकिन वो यहाँ पे क्या किसी, हाँ जी बिल्कुल, वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से कंट्रोल कर रहे होंगे। सिंपल क्वेश्चन मेरा, जिसकी बेस पे डिसाइड करेंगे फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होना है कि नहीं। क्या ये पार्टनर इस कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं किसी के साथ भी इंटरेक्शन है उसका? क्वेश्चन मेरा ये, अगर किसी एक के साथ भी इंटरेक्शन हुआ ना, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हुआ, मैं आपकी बात मान लूंगा कि फेमिलियरिटी थ्रेट राइज करूं। हाँ जी, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग जब कर रहा होगा पार्टनर, वो इस कंपनी में बैठ के डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। वो इस कंपनी की मीटिंग में बैठेगा। बी, Usman serving as head of human resource at Iqbal and Company Chartered Accountants recently proposed that the firm may consider accepting an audit engagement for an e-commerce store. This store is operated by Usman's wife, who holds the position of CEO. Again, अब है क्या बेसिकली सिचुएशन? फर्म है, क्लाइंट है, इसमें एक एम्प्लॉय है फर्म का, एम्प्लॉय, उसकी स्पाउस है सीईओ, ये ऐसा ही है। और कोड ऑफ एथिक्स क्या बताया? मेरा ओपिनियन ये है, आपने कमेंट करना है इसके ऊपर। कोई थ्रेट राइज नहीं होता। क्यों थ्रेट राइज नहीं होता? क्योंकि जो एंगेजमेंट, ये तो ह्यूमन रिसोर्स वाला बंदा है, ह्यूमन रिसोर्स वाला, जिसने क्या करना होता है, एम्प्लॉय की हायरिंग है, फायरिंग है, प्रमोशन वगैरह, एनुअल अप्रेजल, इस तरह के काम करने होते हैं। प्रोसीजर तो इसने ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स वाले यही काम करते हैं ना, हायरिंग, फायरिंग, प्रमोशन, बोनसेस वगैरह, ये काम। तो किसी को सीनियर बनाना है, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर वगैरह, यही काम करते हैं। बोनस कितना मिलेगा, प्रमोशन किस वगैरह, यही काम करते हैं। ऑडिट प्रोसीजर तो परफॉर्म नहीं करते। तो ये चूंकि हमारी ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं होंगे, मेरा कहना यह है कि कोई थ्रेट राइज नहीं होता। बोले थ्रेट राइज होता है? हाँ जी, वही कंसेप्ट। कौन सा? हाँ, एम्प्लॉय, सिर्फ टीम नहीं बल्कि एम्प्लॉयज का भी अगर कोई इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, उससे थ्रेट राइज होगा। यहां पे बताइए अब कौन सी वाली कैटेगरी बनती है जो हमने पढ़ी थी? ये तो वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाला केस था ना पहले वाला।
सेकंड वाला कौन सा है? फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। शाबाश। थ्रेट बताइए कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। साबित करें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आओ अब। वाइफ सीईओ है, ठीक है, मतलब शेयर्स भी होंगे या हाँ। क्लाइंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सीईओ की फाइनेंशियल हेल्थ को बरकरार रखेगी, बढ़ाएगी। बिल्कुल ठीक है। ये क्या और भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी पॉइंट ऑफ से? कि ह्यूमन सोर्स वाला टीम मेंबर को ये कह सकता है कि आपने इस एंगेजमेंट में कोई नेगेटिव जो ओपिनियन नहीं देना, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देना, बदले में आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा। क्या ये कह सकता है कि नहीं? सेल्फ इंटरेस्ट। फेमिलियरिटी थ्रेट बताइए। हाँ, चूंकि हाँ जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, टीम मेंबर का क्लोज रिलेशनशिप तो नहीं है। जो टीम मेंबर होंगे उनके कोलीग का क्लोज रिलेशनशिप है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इनडायरेक्ट है। क्या कोड ऑफ एथिक्स इनडायरेक्ट रिलेशनशिप को कवर करता है? बिल्कुल कवर करता है। ठीक है, तो चूंकि हमारी फर्म के एम्प्लॉय का फैमिली रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप है, इस वजह से फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है। मेन कंसेप्ट पूरी कोड ऑफ एथिक्स में जो एक सिंगल मैसेज उसने हमें दिया ना, वो ये कि रिलेशनशिप डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। इसको आपने ज़हन में रखना है। और फिर तीसरा क्या? इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज होता है ना। वो कैसे राइज होता है? अब अगेन वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है और वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कि कंपनी के डायरेक्टर कह सकते हैं कि अगर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया ना तो सीईओ को हम फायर कर देंगे। क्या डायरेक्टर सीईओ को फायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ना सिर्फ सीईओ को बल्कि ऑडिटर को भी कर सकते हैं, वो तो है ना। नहीं कर सकते? ओ सॉरी ऑडिटर को नहीं। ठीक है, ठीक। ये बात अगले सवाल पे जब पहुंचेंगे ना तो याद रखनी है। वापिस आते हैं। ये हो गया इंटिमिडेशन थ्रेट क्लाइंट की तरफ से। क्या फर्म की तरफ से भी इंटिमिडेशन थ्रेट हो सकता है? ह्यूमन सोर्स वाला क्या कह सकता है? कह सकता है भाईजान पहले घी सीधी उंगलियों से निकालने की कोशिश की, आपको कहा कि अगर आप हमारी बात मान लेंगे प्रमोशन मिलेगी, बोनस मिलेगा, और वही अब दूसरे एंगल में अगर नहीं मानेंगे तो न निकाल देंगे, प्रमोशन नहीं मिलेगी। वो इंटिमिडेशन थ्रेट बन गया। भाई कन्विंस्ड है, हो सकता है। चलिए ये थ्रेट हो गए। सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ रिलेशनशिप किसका किसके साथ? हमारे एम्प्लॉय का क्लाइंट के साथ, जो कि है स्पाउस। ये भी लिख दिया आगे, डेट इज स्पाउस। और पोजीशन रेलिवेंट टीम मेंबर, उस रेलिवेंट पर्सन की हमारी फर्म में और क्लाइंट में भी। क्लाइंट में सीईओ हाई पोजीशन है और हमारी फर्म में उसके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडरेट कह ले है, पार्टनर नहीं है या हेड है, या मॉडरेट कह ले, हाई भी कह सकते हैं पोजीशन, लेकिन हाई अमूमी तौर पे पार्टनर्स की होती है। इसको हम मॉडरेट करें। हमारे पास दोनों इंडिविजुअल का जब हम देख रहे हैं पोजीशन, हमारी फर्म में मॉडरेट मैनेजमेंट में है या मिडिल मैनेजमेंट है, और क्लाइंट कंपनी में टॉप। और इसके अलावा कौन सा फैक्टर हो सकता है? नेचर ऑफ रिलेशनशिप हो गया, रोल हो गए, पोजीशन। हाँ जी, पोजीशन इस पर्सन की हमारी कंपनी में, यानी वो कितना हमारी टीम को गवर्न कर सकता है, वो थ्रेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी हमारी टीम में। ये तीन फैक्टर हो गए। एग्री करते हैं जी? तीन ही थ्रेट हो गए, तीन ही सिग्निफिकेंस के फैक्टर हो गए। एंड में आखिरी एक छोटा सा अगर कंक्लूजन आप दे दें जजमेंट की बेस पे, आपके ख्याल में सिग्निफिकेंस क्या है? हाई है, लो है, यहां पे, या मॉडरेट है? मॉडरेट है, ठीक है। मॉडरेट भी हो सकता है, लो नहीं कहना, मॉडरेट कह ले या हाई कह दे। मुझे हाई ज्यादा लग रहा है, ठीक है, मॉडरेट भी ठीक है, लेकिन लो नहीं है। एग्रीड? जी पूछिए। स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है, सर फैक्टर्स हमने लिख दिए, क्या एंड पे अपनी जजमेंट की बेस पे ये सिग्निफिकेंस हाई है कि लो है बताना जरूरी है? इसका जवाब है नहीं। अगर तो उसने सेफगार्ड पूछे हो ना साथ, तो फिर तो हरगिज जरूरी नहीं है।
क्योंकि क्वेश्चन में इतने मार्क्स नहीं होते। यहां पे हम सिर्फ एहतियातन इस वजह से बता रहे हैं कि इसके सेफगार्ड नहीं पूछे हुए, सिर्फ उसने थ्रेड पूछा है और सिग्निफिकेंस फैक्टर पूछे, मार्क्स ज्यादा है, इस वजह से बता रहे हैं सिर्फ। ठीक है जी, वरना जरूरी नहीं होते, लेकिन अगर मार्क्स ज्यादा हो तो आपको पता है हमने उसको फिर पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश करते हैं ना रेलिवेंट, तो उस सूरत में आप सिग्निफिकेंस पे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सेफ गार्ड कहता ना बताओ, मैं हरगिज आपसे सिग्निफिकेंस में कमेंट ना करवाता, कंक्लूजन पे कमेंट ना करवाता कि हाई है कि लो। ये क्लियर? अच्छा, ये जब आपने सारा पढ़ के डिसाइड कर लिया ना, तब तक आपको पता है कि 5 मिनट वो भी गुजर चुके होंगे। अब आपके सामने आंसर शीट है, सबसे पहले क्या करना है, इस केस स्टडी को अटेम्प्ट करना है। डन? अटेम्प्ट करके साथ लगा देना टिक, टिक जरूर लगाना है, क्वेश्चन के ऊपर टिक लगा ले। अगर क्वेश्चन के पार्ट्स हैं और आपने एक या दूसरा पार्ट किया तो पार्ट्स पे टिक लगाना है, सारे पार्ट्स हो जाएं फिर मेन क्वेश्चन नंबर 2, 3 पे टिक लगाना है। और अगर कोई पार्ट नहीं है तो उसके बाद डायरेक्ट टिक, ये टिक लगाना जरूरी है, वरना एंड में फिर आप एक एक क्वेश्चन को देख रहे होंगे मैंने सॉल्व किया कि नहीं सफे पलट के। यहाँ पे साथ साथ टिक लगाते जाएंगे, एंड में कंप्लीटनेस को इंश्योर करने में आसानी हो जाएगी। सी रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, एट कंपनी सेक्रेटरी हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग द डिसीजन इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट। Aslam and Company Chartered Accountants were reappointed as the auditor of Tasty Foods Limited for the year ending 31st December 24। क्या पॉइंट हो चुके हैं कि होने जा रहे हैं, दोबारा हो चुके हैं कि होने जा रहे हैं, हो चुके हैं। However, following the directors election on 1st March 24, the newly elected board decides to replace the auditor. Newly elected board decided to, उसने कहा इस ऑडिटर को रिप्लेस कर देते हैं। तो ठीक है, जब ऑडिट कंप्लीट करेंगे एजीएम होएगी, एजीएम के नोटिस में आप ऐड करवा दीजिएगा किसको चेंज करना है। यही सीधा तरीकाकार है ना, सीधा तरीकाकार तो यही है। लेकिन यहां पे देखते हैं क्या हुआ है। वो कह रहा है कि दे रीजन दैट असलम एंड कंपनी हैड सर्व्ड एज ऑडिटर्स फॉर द पास्ट डिकेड। 10 साल तक ऑडिट करता रहा। अगर ये कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन होता ना तो फिर मैं क्या कहता भला, हाँ कि थ्रेट राइज हो गया है, रोटेट कर देना बेहतर है। थ्रेट राइज, हाँ 3 साल के बाद थ्रेट राइज होना शुरू हो जाता है, 5 साल तक मैक्सिमम कर सकते हैं। लिस्टेड कंपनी के केस में भी 5 साल के बाद चेंज ऑफ ऑडिटर मस्ट। लेकिन ये तो कंपनीज एक्ट है, इसमें तो इस तरह का 3 साल 5 साल की बात नहीं करता ना कहीं पे कि चेंज करना जरूरी है। अच्छा, देयर इजंट है। Consequently, the board passed a resolution to remove the auditor and tasked the company secretary to inform them. गलत हो गया सर। सबसे इस क्वेश्चन का $1 मिलियन क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, नहीं इससे भी अहम, ये एट द टेन्योर खत्म होने के बाद चेंज हो रहा है ऑडिटर या मिड टर्म है? मिड टर्म। और मिड टर्म में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ऑडिटर को चेंज नहीं कर सकते, स्पेशल रेजोल्यूशन से। तो हमें इस डायरेक्टर को क्या बोलना चाहिए? क्या सिर्फ ये क्या? अब यहां सुनिए, आप इतना लिख के खत्म कर देंगे बात। अब यहां पे मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाने जा रहा, आपको तरीकाकार बताने जा रहा हूं एग्जाम का। कुछ स्टूडेंट ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में इसने पूछा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन में उसे बता देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि आपने गलत किया है, आप रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर्स को रिमूव नहीं कर सकते, सॉरी ऑडिटर को रिमूव नहीं कर सकते, ये शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए करेंगे। क्या ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, हमने इसमें ये तो बता दिया कि वो क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन अब ये काम जो करना चाह रहे हैं वो इस तरीकाकार के मुताबिक नहीं होगा। लेकिन क्या सही तरीकाकार बताना चाहिए कि नहीं? ये अहम कंसेप्ट है। इसका ताल्लुक समझे इस क्वेश्चन से नहीं है, इसका ताल्लुक बहुत से क्वेश्चन से है कि अगर किसी केस स्टडी में आपको कोई वो स्टेटमेंट बताए जो कि गलत हो, तो क्या आपने सिर्फ उसमें यह बता देना कि इसमें ये गलती है, या ये भी बताना चाहिए कि करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट तरीकाकार क्या होना चाहिए? ये अहम चीज है। इसको भी लिख लें, नोट कर लें, इसको भी नोट कर। हाँ जाहिर है, बिल्कुल मार्क्स भी देखने हमने, तो मार्क्स में जाहिर है सिर्फ इतना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास नहीं कर सकते, मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे करेंगे काफी नहीं है। हमें वो तरीकाकार भी बताना पड़ेगा। वो तरीकाकार क्या होता है?
एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस भेजना होगा, शेयर होल्डर, उस नोटिस के अंदर हमें रेजोल्यूशन ऐड करना होगी, फिर मेंबर्स आएंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, और फिर उसके बाद रिमूव हो जाएगा ऑडिटर, और उसके बाद क्या होगा, अपॉइंट किया जाएगा। देखें कौन करेगा, मिट, हाँ जी, डायरेक्टर्स करेंगे विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन। शाबाश। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे अहम, जैसे कोड ऑफ एथिक्स में आपको बताया था ना, सबसे अहम चीज क्या है वो लिखवाए। इस तरह के क्वेश्चन की सबसे अहम चीज नोट कर लें कि अगर वो कोई गलत प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हो रही है ना, तो आपने ना सिर्फ ये कि ये बताना है कि ये गलत है, बल्कि सही क्या है ये भी बताना है। बाज़ क्वेश्चन के अंदर क्लियरली पूछ लेता है सही क्या है तो आप बता देते हैं, लेकिन बाज़ नहीं पूछता तो फिर आप नहीं बताते। ठीक है, आपको बताना चाहिए। जैसे कंफर्मेशन में वो कहता था कि क्या होगा कोर्स ऑफ एक्शन, और ये कहता था मैंने इनडायरेक्टली भिजवाई है, तो हम उसे कहते थे ना इनडायरेक्टली गलत है। क्या सिर्फ ये कह के खत्म कर देते थे? हाँ, साथ ये भी कहते थे कि भैया आप दोबारा भेजो, और अब की बार डायरेक्ट सेंड भी डायरेक्ट करनी है, रिसीव भी डायरेक्ट करनी है। समझ रहे हैं? फिर से सुन लें, इजी क्वेश्चन, इजी मार्क्स लूज ना कर दीजिएगा। क्वेश्चन में जहां कहीं कोई गलत प्रैक्टिस बताएगा, आपने उसके साथ सही प्रैक्टिस को भी डिस्कस करना है। डन जी, ये करेंगे, नोट कर लें आपने, बाद में घर जाएंगे भूल जाता है, फिर आखिरी सफे के ऊपर नोट कर लें कहीं पे साथ साथ, या जैसे आप नासिब समझे, लेकिन नोट करना लाजमी है। आगे चले जी। अब देखें, अब हमने क्या करना है एग्जाम में बैठ के, अहम आसान वाले क्वेश्चन सबसे पहले, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। ऐसा बताया था ना, ओपनिंग जोड़ी सेंचुरी मार ले तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना मैच जीतने की। तो हाँ जी, ये हमारी ओपनिंग जोड़ी अब आ गई। अब दूसरा रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन 8, ये तो ठगा ठग आप छापेंगे, ऐसा ही है। Auditor normally selects a sample of debtors who are asked to provide confirmation of their balances. State any 6 audit procedure for selecting the sample and confirmation process. 6 audit procedure जो आपने सिलेक्शन के लिए और कंफर्मेशन प्रोसेस में यूज करना है, वो याद है? सबसे पहले क्या करना है? हाँ, डिसाइडिंग टाइम, टाइप, ऑब्टेन लिस्ट, सेलेक्ट, और सिर्फ सेलेक्ट लिखेंगे कि बेसिस भी लिखेंगे सिलेक्शन की? बेसिक सिलेक्शन क्या होती थी? हाई वैल्यू आइटम्स, रिस्की आइटम्स, और रिमेनिंग पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट करना है। शाबाश। फिर उसके बाद टाइप ऑफ कंफर्मेशन, ऑथराइजेशन, इंफॉर्मेशन, डिसाइडिंग इंफॉर्मेशन टू बी रिक्वेस्टेड, और सेंड डायरेक्टली। ठीक है, ये 7-8 स्टेप हो गए। आप चाहे तो इनमें से कुछ स्टेप को इकट्ठा करके एक भी बना सकते हैं। इजी क्वेश्चन। B, state any 4 reasons for preparing sufficient and appropriate audit documentation. Reasons पढ़ी थी हमने, इसमें कुछ थी हमारी प्राइमरी और कुछ थी सेकेंडरी। कौन सी लिखनी है? पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी। हालांकि सिर्फ सेकेंडरी भी लिखेंगे टेक्निकली वो भी करेक्ट है, गलत नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताया था पहले हम अहम चीजें। C, to ensure the effectiveness of audit sampling exercise and to reduce the sampling risk, the sample must be appropriately designed. State 3 factors to consider while designing the sample. ये सैंपल, ये याद है? हाँ जी, क्या पर्पस एंड पॉपुलेशन डिसाइड करना है? डिफाइन व्हाट विल बी डेफिएशन, फिर सैम्पलिंग अप्रोच, और आगे बता देंगे कौन कौन सी सैम्पलिंग अप्रोच होती है, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल। शाबाश। फिर डिटरमिन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन या मिस स्टेटमेंट, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन और एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट। फिर सैंपल साइज डिटरमिन करना है। फिर इसके बाद प्रोजेक्शन और कंक्लूजन। करेक्ट, इजी क्वेश्चन ये भी। डी, अकॉर्डिंग टू ISA 210, हमने तो ISA के नंबर पढ़े ही नहीं है। याद रखिए, मैंने आपको क्लास में बताया था ना, आप अगर सिर्फ इसके नंबर को काट भी देना ऐसे जैसे लिखा ही नहीं तो फिर सर ने नहीं पढ़ा। और रिक्वायरमेंट देखें, रिक्वायरमेंट, ठीक है, यहां से लेके यहां तक को क्रॉस चले। अभी एक्सपेरिमेंट पहले भी करवाया था, ये यहां से लेके यहां तक, ये है ना नंबर, इसको क्रॉस कर दे। वैसे तो आप नोट कर रहे हैं, उसने सिर्फ नंबर नहीं लिखा, उसने आगे उस स्टैंडर्ड का नाम, जिससे आपको पता चल जाएगा ये कौन सा टॉपिक है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वाला। ठीक है, ये ISA 210 कौन से वाला है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वाला।
ठीक है। लेकिन फर्ज कीजिए आप इसको कार्ड भी देना, फिर भी सर्टेन मैटर मस्ट बी इंक्लूडेड इन एंगेजमेंट लेटर व्हेन एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, स्टेट एनी 5 ऑफ सच मैटर। मुझे बताइए 2, 10 को इग्नोर भी कर दें, क्या फिर भी सही रिक्वायरमेंट के ऊपर पहुंच सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। टर्म्स बतानी है हमने। हाँ, इसमें बाकी चीजें छोड़े, मुझे सिर्फ 5th टर्म बता दे कौन सी थी। Expected form and content of report along with statement that actual report may be different। जी क्लियर? चले अच्छा, अब ये तकरीबन हमने एक तो केस स्टडी कर ली और फिर ये तकरीबन 18 नंबर का क्वेश्चन कर लिया। इसका मतलब है कि 15-16 के मार्क्स के करीब मार्क्स अगर अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, अगर अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर लिया रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो गेन कर लिए होंगे। और ये अच्छा स्टार्ट मिल जाए ना तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंस फील करते हो। जी हाँ, 22-23 नंबर है, सारे थोड़ी मिल जाएंगे। हाँ जी, उसमें कुछ गलतियां भी हमने करनी है, कुछ चीजें स्किप भी होंगी। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट, हाँ कोई और रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है इसमें? है तो वो खड़का लेते हैं। हाँ एक और है 7 का बी। क्वेश्चन मेरा यह है क्या कि 7B अटेम्प्ट करने से पहले 7A करना लाजमी है? नहीं है। ये कोई गेम्स की स्टेजेस थोड़ी हैं कि 7A को पार करेंगे फिर आगे 7B अनलॉक होगी, ऐसे नहीं। डायरेक्ट 7B भी कर सकते हैं। शर्त क्या है? पेज के टॉप पे नंबर लिखना है, पेज के टॉप पे नंबर लिखना है। तो 7B suggest any 5 audit procedure that auditor could perform to test whether related party transactions were conducted under the terms consistent with those of arm's length transaction। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और इसमें हमने पढ़े थे 4 रिस्क। कौन कौन से थे? सबसे पहला जो आईकैप सबसे ज्यादा, आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी नॉट आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर। और कौन सा रिस्क था? ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। थर्ड डोमिनेंट पार्टी। और फोर्थ ये है जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस। और मैंने आपको ये भी बताया था, ये उस वक्त हम टेस्ट करते हैं जब क्लियरली ये स्टेटमेंट लिखी हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर ऑन आर्म लेंथ बेसिस। तो यहां पे उसने यही पूछ लिया। इसमें सबसे अहम लफ्ज कौन सा है? इस जो आप अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन किया आपने, शाबाश दिखाई। कौन कौन सा? बेहतरीन यही अल्फाज मेरे जिहन में भी था, आप भी दिखाएं भाई। मैंने तो कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया तूने? हाँ तो मुझे पता तो नहीं किया कल। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और फिर आर्म लेंथ बेसिस। तो क्या क्या बताते हैं? 3 बेसिस होती हैं। नंबर 1 कि आप मार्केट के साथ कंपेयर कर, नंबर 2 अनरिलेटेड पार्टी के साथ, नंबर 3 रिलेटेड पार्टी। और इनमें से कोई सा भी पॉइंट ऑफ व्यू मैनेजमेंट ने ऑप्ट किया हो, हमने एज ऑडिटर फिर उसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है? सोर्स डाटा, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ, रीजनेबलनेस ऑफ जजमेंट्स। बिल्कुल ठीक, करेक्ट। और रिलेटेड पार्टी है तो 2-3 प्रोसीजर मैंने आपको बताए थे, वो हर केस में आ जाते हैं। वो कौन से केस थे, प्रोसीजर थे? आइडेंटिफाइड, अप्रूव्ड, अप्रूवल और डिस्क्लोजर। अप्रूवल के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर्स और डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ये रिलेटेड पार्टी का कोई भी केस हो आ जाता है, ठीक है। अच्छा, रिलेटेड पार्टी से मुझे याद आया, मटेरियलिटी लेवल 10 लाख हो, रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन 2 लाख हो, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे ना? क्यों? ये मटेरियल है बाय नेचर। करेक्ट करेक्ट। चलिए अब बी कर रहे हैं तो और कोई रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन तो नहीं है? 7A भी साथ निपटाते जाएं। नहीं, फॉर सेलेक्टिंग द सैंपल एंड कंफर्मेशन प्रोसेस। देखिए सैंपल सेलेक्ट करना और है और सैंपलिंग प्रोसीजर परफॉर्म करना और है, ठीक है। इसमें आप चैप्टर 17, आपको पता है 14 और 17 इंटरलिंक्ड होते हैं ना। अगर आप कंफर्मेशन सैंपलिंग की बेस पे कर रहे हो, अगर आप कंफर्मेशन सैंपलिंग की बेस पे कर रहे हो तो उसमें कंफर्मेशन की वजह से चैप्टर 14 है, सैंपलिंग की वजह से चैप्टर 17। तो उस सूरत में सैंपलिंग के प्रोसीजर आएंगे सही, लेकिन कुछ और वो हमने जो प्रोसीजर आपको किताब में लिखे हुए ना उसमें ऑटोमेटिकली पहले इंक्लूड कर दिए। जैसे मैंने आपको याद होगा बताया था, हाई वैल्यू आइटम को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद रिस्की आइटम को सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद ये बेसिकली वो सैंपल सिलेक्शन से रिलेटेड ही है, सिलेक्टिंग आइटम से रिलेटेड।
7A, bright edge technology, sorry, पहले requirement. For each of the above issues, just 3 controls that can be implemented by BET. Controls बताएं, यानी क्या किया उसने हमें रिस्क बता दिए हैं और हमें कहा भाई कंट्रोल्स बताओ। ठीक है, आप याद है वो केस स्टडी हम करते होते थे जिसमें हमें वो एक बड़े से सेल सिस्टम परचेज सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देता था और कहता था कि इसमें से कंट्रोल वीकनेस भी आइडेंटिफाई करो और फिर उनके सजेशंस रिकमेंडेशंस भी दो। अब मैं स्टेटमेंट देने लगा हूं, आपने उसे यस नो करना है। ये वाला क्वेश्चन उस वाले क्वेश्चन से आसान है। किस वाले? एक क्वेश्चन में वो हमें इंफॉर्मेशन देके कहता था वीकनेस भी आइडेंटिफाई करो और कहता था कि इसकी सजेशंस भी दो, रिकमेंडेशन भी दो। वो निस्बत, इसकी निस्बत वो होता वो भी आसान, लेकिन इसकी निस्बत वो मुश्किल था। ये आसान है, क्यों? साबित करें। उधर वीकनेस आइडेंटिफाई करनी होती थी, इधर उसने वीकनेसेस खुद से आइडेंटिफाई करके क्या रिकमेंडेशन दो। शाबाश यार, ये चीज आ रही है, खुद कह रहा है। हाँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और भी है, एक प्रॉब्लम और भी है। वो क्या कि उधर वो वीकनेस की एक रिकमेंडेशन भी चल जाती थी, यहां पे उसने क्या बोला है? 3 रिकमेंडेशन देनी है। ये दाव खेल गया है, जाते जाते भी दाव। लेकिन कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करते हैं। कह रहा ब्राइट एज टेक्नोलॉजीज बीईटी रैपिडली ग्रोइंग टेक गैजेट्स रिटेलर operates both online and through physical stores. BET has recently expanded its product range and entered new markets. However, with this expansion, BET has experienced an increase in customer complaints. The 2 most common issues faced by customer are as follows. अब ये issues है। पहला, customers have reported receiving invoices with incorrect discount applied. Discount गलत है। क्या कंट्रोल्स आप इंप्लीमेंट करते हैं? डिस्काउंट्स, हाँ, सिर्फ ऑथोराइज्ड डिस्काउंट यूज किए जाएं। कैसे? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी से। कौन सी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी से? डिस्काउंट अप्रूव अलग पर्सन करे, सेल्स अलग करे। चले हम इसको यूज समराइज करते हैं कि डिस्काउंट, ऑथोराइज्ड डिस्काउंट यूज होने चाहिए और वो ऑटोमेटिकली इनवॉइस के ऊपर क्राइटेरिया के मुताबिक अप्लाई होने चाहिए। ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ डिस्काउंट, अप्रूव्ड डिस्काउंट, क्या ये एक कंट्रोल है? नेक्स्ट, और डिस्काउंट्स का सब्सिक्वेंटली रिव्यू भी होना चाहिए। यानी ये तो हमारा था ना इनवॉइस से पहले का कंट्रोल, अब इनवॉइस के बाद वाला कंट्रोल। वो क्या कि जब इनवॉइस प्रिपेयर हो जाए, कस्टमर को सेंड होने से पहले रीचेक हो। ठीक है, 2 कंट्रोल हो गए। तीसरा कंट्रोल कोई बता सकते हैं? कस्टमर से कंफर्मेशन, हाँ जी बिल्कुल, कि कस्टमर से फीडबैक लिया जा सकता है कि जब हम सेल करते हैं, जैसे बैंक वाले जो है ना, जो आपको बैंक स्टेटमेंट सेंड करते हैं, उसी ईमेल के साथ नीचे एक और चीज लिखी होती है कि अगर इसमें कोई एरर या मिशन आपके नजर आए तो फौरी तौर पे हमें इन्फॉर्म कर दीजिए विद इन 14 डेज, वरना स्टेटमेंट करेक्ट समझी जाएगी। कभी ईमेल आपको मिले ना बैंक में अकाउंट खोले तो उसमें देखिएगा ये लिखा होता है स्टेटमेंट के साथ। तो हम इसी तरीके से जब भी इनवाइस सेंड करें तो उस इनवाइस के नीचे ये लिख सकते हैं। ये भी एक कंट्रोल है कि अगर आपको इसमें कोई इनएक्यूरेसी नजर आए तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए। और वैसे तो पूरे हो गए, कोई और भी कंट्रोल जहन में आ रहा है आपके? टेस्ट अगर ऑटोमेटेड अप्लाई किए गए हैं तो उसमें टेस्ट डाटा नहीं, क्यों नहीं? वो टेस्ट डाटा बेसिकली, हाँ जी, कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए होता है। ये उसने ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, कंट्रोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा। टेस्ट ऑफ, फिर कस्टमर हैव कंप्लेंट ऑफ रिसीविंग द सेम ऑर्डर ट्वाइस, एक ही ऑर्डर 2 दफा हो गया। डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए दुनिया में सबसे आइडियल कंट्रोल क्या है? प्री नंबर्ड। शाबाश। जो हमारे ऑर्डर है, गुड डिस्पैच सेल्स ऑर्डर और गुड डिस्पैच नोट, ये प्री नंबर्ड होने चाहिए, पहला कंट्रोल। फिर उसके बाद जो डुप्लीकेट अगर नंबर जनरेट हो तो सिस्टम एक्सेप्शन रिपोर्टिंग जनरेट करे कि डुप्लीकेट नंबर है, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है।
ठीक है। इवन आप छोटा सा अगर सॉफ्टवेयर एक्सेल है ना वो भी यूज करें, उसमें अगर ऑल ये कमांड फार्मूला होता है एक्सेल में, आप लोगों ने शायद काम किया होगा, जिन स्टूडेंट्स ने उनको अंदाजा होगा, अगर आप एक ही नंबर को दोबारा आप एंटर करें तो उसमें ऑप्शन होती है कि उसको हाईलाइट कर देता है। एक यूनिक नंबर अलग कोड है, सॉरी अलग कंट्रोल है, और फिर डुप्लीकेशन की आइडेंटिफिकेशन ये अलग है। और कंफर्मेशन क्या मतलब कि 2 दफा तो नहीं मिला कस्टमर को, 2 दफा मिला भी होगा तो वो मानेगा थोड़ी। खुद हम रीचेक कर लेंगे। सोचे यहाँ पे एग्जाम में बैठ के सोचे। डिस्पैच से पहले चेक करेंगे। डिस्पैच से पहले चेक करेंगे। ऑर्डर मतलब डिस्पैच। हाँ जी, जो ऑर्डर डिस्पैच हो चुका है उस ऑर्डर को फौरी क्लोज कर देना चाहिए। जैसे हमारा रिसीविंग पे था ना, रिसीविंग में भी ये प्रॉब्लम होती थी कि आपने चीजें रिसीव की हैं, उनकी 2 दफा पेमेंट हो जाए, डुप्लीकेट पेमेंट का। जब गुड रिसीव्ड होती है उसमें डुप्लीकेट, तो उसमें हमने क्या कंट्रोल लगाया था कि जब एक दफा गुड रिसीव्ड नोट बना, वो जब रिकॉर्ड हो जाए ना, उसके ऊपर पेड की स्टैंप लगा दी जाए, उसको हल्का सा फाड़ देना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वो GRN क्लोज हो गया, अब ये रीयूज नहीं हो सकता। उसी तरह जो सेल्स ऑर्डर डिस्पैच हो जाए उस सेल्स ऑर्डर के आगे लिख दीजिए क्लोज, ताकि वो दोबारा यूज ना हो सके, डुप्लीकेट ना हो सके। क्लियर जी? ये हमारे 3 कंट्रोल्स थे। डन? अच्छा, इसमें हाँ इन्वेंट्री भी कम होगी। इसका एक और कंट्रोल हो सकता है, लेकिन वो कंट्रोल डिटेक्टिव कंट्रोल होगा कि मंथ एंड पे जो आपका इन्वेंट्री का बुक बैलेंस है वो और जो फिजिकल बैलेंस है उसको रिकंसाइल कर लिया जाए। इससे भी आपको पता चल जाएगा अगर डुप्लीकेट डिस्पैच। कैसे पता चलेगा? तो किसका बैलेंस कम होगा और किसका ज्यादा होगा? फिजिकल बैलेंस कम होगा, क्योंकि चीजें 2 दफा डिस्पैच हो गई होंगी। हाँ जी, लेकिन ये थोड़ा वीक कंट्रोल है। कैसे भला? ये जब सारा बकुआ हो जाएगा ना मंथ एंड, उसके भी महीने बाद आपको पता चलेगा, लेकिन है रेलिवेंट, मतलब पर्पस वो फुलफिल कर सकता है। लेकिन इसमें और रीजन भी हो सकता है रिकॉर्डिंग के वक्त गलती कर दी हो। ठीक है, तो ये वीक कंट्रोल होगा। क्लियर ये? चलिए अब मुझे बताइए डिसाइड करके कि कौन सा वाला क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। एग्जाम में बैठा 7 को टिक कर लिया आपने? 7